गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, प्रणाम और वणकम। आज हम एक टुडेज पीक इनटू एवरीडे चाइना। हम डिस्कस करेंगे द मिडिल क्लास क्राइसिस ऑफ द मिडिल किंगडम। व्हाई आर वी टॉकिंग ऑफ दिस? उनका मिडिल क्लास के बारे में एक स्ट्रेटेजिक चैनल में क्या नाता है? देखिए, कोई भी देश के अंदर अगर वो देश में प्रगति होना है तो मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो देश अमीर होना है तो मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट है। और यही कहानी है चाइना के अंदर। इसके बारे में बात करेंगे थोड़े। पर ये दृश्य देखिए, ये जो पिक्चर है, ये एक ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक आर्टिकल में पिक्चर दिखाया था, जो मैंने निकाल के इस्तेमाल किया है। इसमें क्या दर्शा रहे हैं कि जो अमीर है वो खुश है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए उसका पैसा। जो गरीब है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब किसी देश का अर्थव्यवस्था, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन, प्रोडक्शन, नौकरी वगैरह वगैरह, इसमें कुछ बदलाव आता है, तो जो मध्य वर्ग लोग हैं वो लड़खड़ाते हैं। उनके पेट पर लात मारा जाता है कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है। डिपेंड्स कि क्या आर यू एन अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बहुत कुछ। और ये इनका दृश्य दिखाता है। ये मेरा कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये उन्हीं का डर डर है या वास्तविकता है। और किसी तरीके से देखिए, ये एक प्रॉब्लम है। और नॉर्मली आई डोंट फोकस ऑन दिस। पीएलए के बारे में देखता हूँ, इकोनॉमी के बारे में देखता हूँ, इनका स्ट्रेटेजी और ये वो। बट ये पहले जो आर्टिकल निकला था एक, वो मैंने देखा कि चाइना's vulnerable middle class must work harder to maintain status quo. Beijing seeks urgent fix for this indispensable cohort. मैं पहले देखा तो मैं कहा यार, इसमें कुछ होगा, पढ़ेंगे। मैंने क्यों? देखिए, हेडलाइन ही देखिए, इसमें वल्नरेबल मिडिल क्लास। दैट मीन्स द मिडिल क्लास इन चाइना टुडे इज वल्नरेबल। खुद बता रहे हैं, दे मस्ट वर्क हार्डर टू मेंटेन स्टेटस को। और क्या करेगा चाइना वाला? काम कर रहा है बेवकूफ की तरह, 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। पर फिर भी ही इज एट रिस्क। एंड बीजिंग नीड्स अर्जेंट फिक्स फॉर इंडिस्पेंसिबल कोहॉर्ट। अर्जेंट फिक्स है, इसका मतलब प्रॉब्लम संगीन है। तो मैंने पूरा पढ़ा। तो क्या है, हम बाद में देखेंगे। फिर मैंने देखा, पिछले 3-4 महीने में ये मिडिल क्लास के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे थे। हमने एक दोस्त दो के बारे में जिक्र भी किया था अपने वीडियोस में, पर कनेक्ट नहीं कर पाया। लोग पूछते हैं कि साहब, आप तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हेडलाइंस लेके आप बात करते हो, उसमें क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कनेक्ट करने की जरूरत है। धागा बांधो। ये आर्टिकल में फिर दृश्य निकल आता है। तो मैंने खोजा, कुछ दिन पहले ये भी निकला था, चाइना's middle class does not dare to spend until post COVID economy shows clear signs of recovery। ये कुछ दिन पहले आया था, 1-2 महीने पहले। उनको खर्च करने के लिए हौसला नहीं है। डोंट डेयर टू स्पेंड। वी ऑल नो, ये बार बार कोई भी एक यू नो चाइना का पोर्टल लो और आज का आर्थिक समस्या के बारे में बात करो, चाइना के बारे में बात करो, सब बोलते हैं कंजम्पशन इकोनॉमी की जरूरत है। कंजम्पशन हो नहीं रहा।
मिडिल क्लास डज नॉट डेयर टू स्पेंड। अगर मिडिल क्लास मध्य वर्ग खर्च नहीं करेगा तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगा? ये उनका भी प्रॉब्लम है। अर्जेंट फिक्स बोला ना। एक और था, इन्होंने कंपेयर किया एक आर्टिकल में, मिडिल क्लास ऑफ चाइना एंड मिडिल क्लास ऑफ अमेरिका। ये 2023 जो है बहुत कठिनाई में से गुजरा दोनों देशों के लिए, मिडिल क्लास। दोनों देश क्यों, पूरा दुनिया के लिए। पर अगर ये आर्टिकल मैंने पढ़ा विस्तार में, तो ज्यादातर ये नजर, ये मेरे को महसूस हुआ कि चाइना में मिडिल क्लास को ज्यादा प्रॉब्लम है बनस्पत अमेरिका। चाइना की बात हो रही है, सम डम प्रॉपर्टी व्हाइल अदर्स कट हॉलिडेज। प्रॉपर्टी का तो प्रॉब्लम है ही, इसको पता है चाइना के अंदर। और ये घटेगा नहीं, जाएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चाइना's middle class put luxury spending on hold as uncertainty swells। मिडिल क्लास में भी एक वो वर्ग होता है जो अपर मिडिल क्लास है, जिसमें कुछ खर्च करने का ताकत है। ठीक है। लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में फर्क क्या है? वो लोअर मिडिल क्लास में होगा वो बंदा जो पहले आज तक वो स्कूटर चला रहा था, उसका तनख्वाह थोड़ा बढ़ गया, हिम्मत लिया उसने, लोन ले लिया, एक छोटा कार ले लिया, मारुति 800 टाइप, और अपने बीवी बच्चों को कार में ले जाएगा, आइसक्रीम खिलाएगा, हो सकता है घर में एसी फिट किए। ये ही होता है। अपर मिडिल क्लास का क्या उम्मीद होती है? भाई हमारे पास तो कार बहुत दिन से है, थोड़ा बड़ा कार खरीद ले, या मैं अपना बीवी के लिए एक कार खरीद लूं और मेरे लिए अलग कार खरीद लूं। थोड़ा लग्जरी स्पेंडिंग हो जाता है उसमें, बड़ा कार और वगैरह वगैरह। अच्छा बैग खरीदो बीवी के लिए, गहने खरीदो, तो वो भी कम है। कहता है मिडिल क्लास पुट्स लग्जरी स्पेंडिंग ऑन होम। ये भी बोलता है उसमें, क्योंकि अनसर्टनिटी अनसर्टनिटी इज इन द एयर। आगे उनको नहीं पता क्या होने वाला है, तो हमें कैसे पता होगा? जो लोग वहां हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा बैंक में डाल रहे हैं। वो कहानी क्या है वो भी आगे बताऊंगा, बैंक में डालने का क्या प्रॉब्लम है। Rich Chinese and their wealth increasing at slower rate with higher proportion under age 40। यहाँ की अमीर लोग जिसके पास ज्यादा, एक एक जमाने में चाइना में तो सबके पास था पैसा, उनका भी इजाफा कम हो रहा है। ओके, तो कहानी क्या है, माजरा क्या है ये मिडिल क्लास का? हम सब तकरीबन जो इस चैनल को देखते हैं, हम तकरीबन मिडिल क्लास के ही होते हैं। हमारे उम्मीदें और चाइना वाला का उम्मीदें मिडिल क्लास में वही होगा। हाँ, आप काजू कतरी खाना चाहते हो, वो कोई चिकन नूडल खाना चाहता होगा, पोर्क पुलाव खाना चाहता होगा। कल्चर डिफरेंस होगा, बट प्रॉब्लम्स एक ही है, उम्मीदें एक ही है। अगर आप सोचो, कल के दिन हमारा गवर्नमेंट ने ऐसे नीतियां निकाला, ऐसे रूल्स निकाला, जिससे आपका तनख्वाह घट गया और आपको एक बड़ा घर से लेकर छोटा घर में शिफ्ट करना पड़ा, राइट? और आपका जो बड़ा घर बिक नहीं रहा, तो आपका क्या हालत होगा? वही हालत चाइना में हो रहा है। लोग, और देश बनता है लोगों से, और लोग बसते हैं देश को, देश का आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल more in detail। China's middle class is approximately 400 million और 140 million families। क्यों? उनका हर फैमिली में तीन होता है, माँ बाप और एक लड़का या लड़की।
चौथा होता नहीं है। होंगे इससे ज़्यादा तो ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, तो 140, वन थर्ड, 140, 30% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, राइट? ओके, मिडिल क्लास क्या होता है? 3 पर्सन हाउसहोल्ड अर्निंग बिटवीन $14,000 एंड 500 यानी कि 90,000। $14,000 का मतलब महीने में 80,000 से लेकर 1 लाख महीने। और हमें जो अपर लेवल में 4 लाख, जिसको 3-4 लाख की कमाई हो गया महीने में, वो अपर मिडिल क्लास। तो ये है मिडिल क्लास। ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हुआ तो ये वर्ग सुकड़ जाएगा, सुकड़ जाएगा। अगर ये वर्ग सुकड़ गया और सब अमीर बन गए तो अच्छी बात है, फिर तो देश अमीर बन गया ना। पर इनका प्रॉब्लम है कि ये वर्ग सुकड़ के नीचे जाएगा, गरीब होने वाला है देश, लोग गरीब होने वाले। एक सवाल है इधर कि हम सब बोलते हैं चाइना का डिक्लाइन हो रहा है। ये देखिए दिखा देता हूँ। Despite all talks of China on decline, they seem to have enough damage potential for the rest. हम सब बोल रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है पर सबको तंग करे जा रहा है। वो पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा है। वो तो डिक्लाइन है ही, वो तो खड्डा खोद रहा है छुपाने के लिए अपना सर। फिर भी हमें तंग करता है। तो तंग करने का क्षमता है चाइना के अंदर, पर अपने लोगों को खुश करने का क्षमता घट रहा है चाइना की। और ये लोग अगर गरीब हो गए तो tensions can rise in China. जिसको अमीरी पता नहीं है, वो गरीबी में ही है, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसने महसूस कर लिया, चाइना वालों ने, लोगों ने महसूस कर लिया कि थोड़ा बहुत खुशहाली क्या होता है। क्या वो वापस जाएँगे आसानी से? अगर ज़बरदस्ती वहाँ जाना पड़ा, तो देश में अशांति होने का अच्छा चांसेस है। यही बात हो रहा है। डिक्लाइन थ्रेटन्स चाइना's efforts to double the size of middle income group as part of its common prosperity push. जी जिनपिंग का कॉमन प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से ये पैसा जो है अमीरों से लेके, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से लेके, प्राइवेट एंटरप्राइजेस से लेके, ये लोगों में बांटना चाहता था, गरीबों में और जो नीचे वर्ग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में बांटना चाहता था, ताकि उनका साइज जो है दुगना हो जाए। अगर उनका साइज दुगना हो जाए, उनका खुशहाली हो, तो चाइना ऊपर आएगा। पर प्रॉब्लम है। और ज़ी जिनपिंग बहुत दूर की बात नहीं, 20th पार्टी कांग्रेस कब हुआ? अक्टूबर 9 2022। उसमें इसने बोला कि आई विल सब्सटैंशियली ग्रो चाइना's मिडल इनकम ग्रुप एज अ शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2035। 1 साल के अंदर उल्टा हो रहा है, कम होने वाला है। तो ये है इनका असलियत, राइट? सुपर पावर तो बहुत दूर की बात है। ओके, पिक्टोरियली मैंने आई वेंट आउट, सॉ सम ग्राफ्स, picked them up. What does this graph say? Look at it. In 2012, and this is all about the affluent class was just about 2 to 3%. Upper middle class was 14%. The the mass middle class or the lower middle class was 54%. And the poor were about 27%, 29, 30%. आज के दिन 2022 की बात है, ये affluent class बढ़ गया है, अपर मिडिल क्लास 54% हो गया और ये 22% है और ये 16% बोल रहे हैं। आप मान लो
इसमें एक-एक वर्ग नीचे आ गया because of this. Then you're looking at 40% of China being poor by today's standards. फिर इनका हालत क्या होगा? ये भी देखिए, population of adult I mean, in population in China 2022 by wealth classification under $10,000, यानी कि जो गरीब वर्ग के हैं $1,000 से कम इनका वेतन होगा महीने में, वो 19% है इसके मुताबिक। अगर इसमें देखेंगे ये 16% बोल रहा है और ये भी 22 का है, ये स्टैटिस्टा है। 10,000 to 100,000 वो है 65%। अगर 10,000 to यू नो 500,000 हम ले लेंगे, 4 लाख, तो ये तकरीबन 30-40% होगा। वही कहानी जो पहले मैंने देखा। ऊपर 15-16%। तो अगर ये ग्राफ में कम हो गया, ये बीच वाला लाइन, लंबा लाइन 65% और ऊपर वाला 19% बढ़ गया, तो क्या होगा? इम्बैलेंस। और ये इम्बैलेंस होगा क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लो है। इसका बारे में भी बात किया। ये कॉन्फिडेंस इंडेक्स इन चाइना फ्रॉम नवंबर 2018 टू 23, 5 साल में। ऊपर देखिए, पिछले साल तक तो ठीक ही चल रहा था, अभी तो कॉन्फिडेंस ही डाउन है। पूरा देश में कॉन्फिडेंस डाउन है। ओके? तो ये कहानी है एक्चुअली असलियत। और ओके, वापस आए। तो एक इकोनॉमिक डेली है इनका, चाइना का, स्टेट रन। वो क्या बोलता है? द रिस्क ऑफ अ डिक्लाइनिंग मिडिल इनकम ग्रुप एंड कॉल्ड नेसेसिटी एंड अर्जेंसी टू फॉस्टर इट्स ग्रोथ। ऑफिशियली दे आर रिकॉग्नाइजिंग, यानी दो न्यूज़पेपर्स, एक तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और इकोनॉमिक डेली, which is state sponsored, right? That it is important and urgent. Urgency is the thing, कि नहीं तो लुढ़क जाएगा कहानी। It matters greatly to economic growth, social stability, and countering external challenges. This is interesting. इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बोल दिया मैंने, सोशल टेंशन्स के बारे में भी मैंने जिक्र किया आप लोगों को। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्यों? क्योंकि these people who become go from lose their middle income status or shift down from middle income to lower middle class or come back from affluent class into lower class, एक डाउनग्रेड हो गया, तो दे आर ऑल डिसअफेक्टेड पीपल, डिसएन्चांटेड पीपल। उनको आप फायदा उठा सकते हैं कोई भी बाहर से। ओके? और इनका कहना है इकोनॉमिक डेली में, ये जो बल्क आर इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। ये दोबारा दिखाता हूँ, ये वाला। हम सोच रहे थे कि ये 50-50% कर लो, और इसमें वो जो 65% का जो ब्रैकेट है, अगर थोड़ा भी इसमें इनका इनकम्स वगैरह में घट गया, तो यू विल फाइंड मे बी 40% गो इनटू दैट ब्रैकेट। दैट इज द डेंजर। ओके? bulk are in middle income brackets, and what do they face? Unstable jobs. आज है नौकरी, कल नहीं होगा। They're all under threat of dropping out of middle income group. It's unstable job, unstable salary, wage cut. Why will they go drop out? क्योंकि जितने हैं जो लोअर मिडिल इनकम में है,
वो हाल ही में पिछले साल शी जिनपिंग ने बताया हमने ये पूरा पॉवर्टी हटा दिया और इन सबको मिडिल इनकम या लोअर इन मिडिल इनकम ग्रुप में ले आए। अभी-अभी आए हैं। अगर इसमें कोई अस्थिरता है तो दे विल गो बैक। This group is amongst the most vulnerable. So you're looking at about sizable chunk of China's population, which is on the verge of losing. 30 to 40% of China's population is in this. वही बोल रहे हैं ना 400 million people इस वर्ग में है। अगर इनमें अशांति फैल गया, चाइना तो गया काम से। ओके, क्यों है? इनको प्रॉब्लम क्या है? किस लिए है प्रॉब्लम? ये एक और आर्टिकल में है जो मैंने जोड़-जाड़ के ये पॉइंट्स बनाए हैं। बर्डन ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। एक फैमिली को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए चाइना के अंदर 30 से 40% ऑफ देयर इनकम वहाँ लगाना पड़ता है। बहुत महँगा है। हम सोचते नहीं है। यहाँ हमारे पास इंडिया में ना चॉइस है। आप गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हो, वो लड़का पढ़ेगा। अगर रोज़ जाके गवर्नमेंट स्कूल में बैठेगा, थोड़ा कम होगा उसका स्टैंडर्ड पढ़ाई, पढ़ेगा पर थोड़ा अगर आप अच्छे इसमें डाल सकते हो तो और अच्छा होगा। अगर ट्यूशन वगैरह दे सकते हो और कुछ। चाइना में वो चॉइस नहीं है। चाइना में पढ़ाना है तो पैसा लगाना पड़ता है और भारी मात्रा में पैसा लगाना पड़ता है। तो ये बर्डन है लो मिडल क्लास और लो मिडल क्लास के लिए। ओके? मेडिकल केयर बहुत महँगा है चाइना के अंदर। क्योंकि उनके पास ऐसे हमारे जैसे जनरल हॉस्पिटल हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वगैरह वो नहीं है उनके पास। हम सोचते हैं कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, हो सकता है चाइना के मुताबिक, पर ये जो चीज़ें हैं हमारे पास हमारे देश में काफ़ी ठीक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, टीका लगाना का अवसर है सबको। अ, टीका तो लग ही जाता है हर एक बच्चा जो पैदा होता है। कुछ तो पढ़ाई होता है अगर आपके माँ-बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो पढ़ाई हो जाता है, ठीक? तो ये प्रॉब्लम है और टेकिंग केयर ऑफ एल्डर फैमिलीज़, बुजुर्गों को देखभाल करना, क्योंकि इनका पास कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है और इनका कल्चर में जब से इनका ये वन चाइल्ड कल्चर हो गया, तो अपना माँ-बाप को उतना देखभाल करना इनकी बस की बात भी नहीं। और हमारे गाँवों में, हमारे जॉइंट फैमिलीज़ में मामला अलग है, हमारा रीत-रिवाज अलग है इस मामले में, राइट? और ये सब इनको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और उसके साथ-साथ पैसा बचाने की ज़रूरत है। क्यों? कल के दिन अगर मैं इन सब ये सब कर रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हेल्थ के लिए पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, अपने माँ-बाप के लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ, उनका हेल्थ के लिए, देखभाल करने के लिए। मेरा कल क्या होगा? और उसके लिए मेरे को बचाना पड़ेगा अपना पैसा। तो मैंने खर्च भी करना है, सेव भी करना है, तनख़्वाह घट रहा है, नौकरी पता नहीं हो या ना हो कल, मेरा हालत क्या होगा? आपका क्या हालत होगा? सोचो। और चाइना में मेरे ख्याल में आज के दिन ये जितने मध्य वर्ग के लोग उनका हालत वो होगा जो आप सोच रहे हो। उसके साथ सपोर्टिंग पेरेंट्स, प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड बिकम हायर प्रायोरिटीज। रिजल्ट दे डेयर नॉट टू स्पेंड। हौसला नहीं है खर्च करने के लिए। और ये भी है नॉट इजी टू फाइंड अ न्यू जॉब एट करंट पेरोल लेवल। आज अगर मेरे को 100 रुपए मिल रहा है तो अगर नया नौकरी ढूँढने के लिए जाऊँगा तो मेरे को 90 रुपए पक्का मिल सकता है, 110 नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ है, ये हम सोचते नहीं है पर ये भी वास्तविकता है। जैसे आदमी यू नो
एज होता जाता है, उसका स्किल सेट कम होता जाता है। और जब पुराना स्किल सेट आपका नया टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल नहीं है, अगर फिर उसको नौकरी भी मिलना मुश्किल है। मैं तो फौजी हूँ, आजकल मैक्सिमम नौकरी मिल रहे हैं एआई सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। मेरे को आईटी का आई नहीं पता ना टी पता है। गोली चलाने से मेरे को कोई नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक? तो इस उम्र में जाके एक नया जॉब लेना भी मुश्किल है और यही प्रॉब्लम बाकी सबको है। आपको भी है, आप भी डरोगे छोड़ने से पहले आपका नौकरी कि और किसी सेक्टर में जाएँगे, हमें तो उसके बारे में पता नहीं है। आज आप ऑटो चला रहे हो, कल के दिन अगर दवाई बेचना है फार्मा सेक्टर में, तो आप सोचोगे यार मेरे को तो पता ही नहीं है और कोई नौकरी भी नहीं देगा। तो ये एक्चुअल लोगों का प्रॉब्लम जब हम देखेंगे, तो अपने आप एक दृश्य निकल आता है। तो परिणाम क्या है? चाइना's मिडल इनकम is becoming conservative in cutting back on high-end purchases जो पहले था वही है। Less interest in luxury consumption and entrepreneurship, more focus on safety and sustainability। इसका मतलब आपका कंजम्पशन होगा नहीं, कोई बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता है, ठीक? सब अपना-अपना देख रहे हैं कि भाई मैं अपना कैसे बचा लूँ, बचाओ। Even relatively affluent Chinese are not going to spend like before। पहले खर्च करते थे, अभी नहीं। Persistent deflation risks amid the property market slump and bleak business sentiment। प्रॉपर्टी का नहीं तो सबको पता है, थोड़ा और भी देखें इसके बारे में। ओके, ये देखिए इन्वेस्टमेंट, मैं जैसे मैंने बताया पहले और बार-बार बताता आता हूँ, एक चाइनीज़ कहाँ-कहाँ इन निवेश करता है? वो वही निवेश करता है जैसे हम और आप करते हैं, या प्रॉपर्टी में निवेश करेगा, या सोना में निवेश करता है, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, एफडीज में इन्वेस्ट करता है। ये एवरेज एक्सपेक्टेड यील्ड फॉर 1 ईयर ऑनलाइन वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज वगैरह stood at 2.79% in the second week of 2024। यानी जनवरी की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। डाउन फ्रॉम 4.41% 2 इयर्स बैक। 2 साल में इनका वैसे भी 4.1% ही मिलता है इनको ब्याज। हमारे बैंक में 6-7% तो मिल ही जाता है और इनका घट रहा है। पिछले 2 साल से लगातार घट रहा है। An investment in flat is seen as the most favored wealth accumulation for Chinese households। ये तो हमने बार-बार बता दिया। Property sales in China by floor area have fallen, dropping by 8.5% in 2023, lowest level in a decade। कोई फ्लैट बिक नहीं रहा। मैंने सोचा अपना पैसा लगाऊं फ्लैट में, उसका पैसा ज्यादा होगा, मेरा सेविंग्स बढ़ेगा। ये तो उल्टा हो रहा है। Protracted property crisis remains the biggest drag on the economic recovery, with persistent deflation risks and bleak business sentiment। कोई कारोबार में पैसा लगाना नहीं चाहता। शी जिनपिंग लोन दिए जा रहा है इनको कि भाई लोन लो, सस्ता लोन लो, ले लो सस्ता लोन, कारोबार शुरू करो। वो बेचारा यार किसी ने खरीदना है उसका आउटपुट, वो तो हो ही नहीं रहा। ओके, ये देखिए इनका स्टॉक मार्केट, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक वगैरह में ये अगर ये पैसा लगा दिया, 2 साल पहले जिसने पैसा लगा दिया, ये एक बाएं वाला शंघाई स्टॉक इंडेक्स है, राइट वाला हांगकांग स्टॉक इंडेक्स है।
2-3 साल पहले अगर किसी ने पैसा लगा दिया स्टॉक एक्सचेंज में या म्यूचुअल फंड में, जो भी है वहाँ चाइना के अंदर, वो पूरा डाउन। पैसा गया, प्रॉपर्टी में पैसा डालो तो वो गया, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालो तो वो गया। लोग क्या करेंगे? लोगों का जेब तो खाली हो रहा है भाई। ये तो उनका कमाई है। जीपी को छोड़ दो, वो बेवकूफ जो करता रहे करे। लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है? अगर ऐसे चीज हमारे देश में हुआ और मोदी जी को अगले वोट नहीं मिलेगा, मेरे को तो पूरा यकीन है। पर हमारा जो स्टॉक है ऊपर जा रहा है, हमारे प्रॉपर्टी वापस ऊपर जा रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, नौकरी मिल रहे हैं कुछ, तो मोदी जी को मिलेगा। सिवाय सिर्फ राम मंदिर बनाने से किसी को वोट नहीं मिलेगा ना, बाकी खुशहाली भी तो चाहिए। आज के दिन अयोध्या में होटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तांगा चल रहा है, कैब चल रहे हैं, तो सबको नौकरी मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है, पर्यटक आ रहे हैं दूर दूर से, पैसा वहां जा रहा है। तो अयोध्या वाले तो सारे मोदी जी को डालेंगे वोट, मेरे को डाउट ही नहीं है। पर अगर यही हालत चाइना में देखिए क्या हो रहा है, वो तो बेचारे वोट भी नहीं डाल सकते। ओके, हम सोचते हैं कि चाइना में जा रहा है डाउन, स्टॉक स्टॉक स्टॉक। ये मैंने एक कंपैरेटिव ग्राफ निकाला है, ये बड़ा दिलचस्प है। नीचे वाला ग्राफ जो है वो चाइना स्टॉक्स नीचे जा रहा है। ओके, 1 ईयर, 1 साल का, पिछले 1 साल का। ऊपर वाला देखिए, ग्रीन वाला है अमेरिकन स्टॉक्स और ब्लैक वाला जापानीज स्टॉक्स। अगर इसमें मैं इंडिया का जोड़ दूं तो वो भी ऊपर ही जाएगा, इनफैक्ट और ऊपर जाएगा। चाइना में लोग गरीब हो रहे हैं, अमेरिका में, जापान में, इंडिया में और बड़े इकोनॉमीज में लोग अमीर हो रहे हैं। अब अगर मैं अब की बार बोलूं कि भैया कल चाइना लुढ़कने वाला है, क्या मैं गलत हूं? मैं गलत नहीं हूं ना, मैं पागल हूं जो बोले जाता हूं। कोई एनालिसिस करो इन डेप्थ, तो आपको बड़ा क्लियर पता चल जाता है कि चाइना का हालत क्या है। प्रॉपर्टी मार्केट मेल्टडाउन, free falling stock are wiping out their wealth. Assets have shrunk a lot over the last 2 years. ये सब उन्हीं का लेख है, कोई एक आठ 5-6 आर्टिकल जो मैंने मिडिल क्लास के बारे में दिखाया उसी का है ये मेरा सोच नहीं है। सिर्फ मेरा सोच ये है कि मैं देखता हूँ ऐसे, कनेक्ट करो, एक शतरंज का इसमें कनेक्ट करता हूँ मैं, क्या चाल चलाना है और क्या कहाना बनाना है। over the last assets have shrunk over the last 2 years, either property or financial assets। ये तो मैंने आपको साबित कर दिया। The desire to start save capital to start a company has also decreased। मतलब सबको डर है कि मैं पैसा बचाऊंगा और एक बिजनेस में डालूंगा, अगर वो बिजनेस ठप हो गया तो मेरा बचत तो गया ना काम से। तीसरा पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, हाउसहोल्ड savings countrywide rose by 17.8 trillion yuan in 22, with bank deposits increasing by about 26.3 trillion as per People's Bank of China। तो लोगों के पास जो पैसा है वो बैंक में डाल रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, सो एवरीवन इज वरीड अबाउट द फ्यूचर, सो व्हाई शुड आई स्पेंड माय मनी। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सबको बोल रही है कि भाई अब खर्च करो खर्च करो। ये बोल रहे हैं कि यार
मेरा पैसा है, मैं बेवकूफ हूँ क्या? अर्थव्यवस्था है, चल नहीं रहा, मैं खर्च क्यों करूं? जो मैं मेरे पास है, मैं फ्रिज, कल के दिन एक फ्रिज खरीद लूंगा घर के अंदर। उसके अंदर चावल या सब्जी रखने के लिए पैसा भी तो चाहिए, वो नहीं है। ओके। The stock market and real estate are in a slump, and almost all kinds of investments are shrinking. No one dares to spend. कोई खर्च करने के मूड में नहीं है। अगर खर्च करने के मूड में नहीं है, तो चाइना आगे कैसे जाएगा? इसका अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर होगा? लोग बोलते हैं कि आजकल कि चाइना स्टिमुलस देने वाला है। क्या स्टिमुलस देने वाला है? लोगों के जेब में पैसे रखने वाला है, जिससे वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। एक सवाल मैं भी पूछता हूँ, अगर ये सेंटिमेंट है, तो अगर गवर्नमेंट मेरे को पैसा दे, तो मैं जाके वापस बैंक में डाल दूँ। बैंक ही देगा ना पैसा हमें। मैं जाके वापस बैंक में डाल दूँ एफडी में, तो फिर क्या होगा? इसीलिए शी जिनपिंग जो है स्टिमुलस दे नहीं पा रहा। ये बड़ा सिंपल है। आप कोई भी चाइना के बारे में आप पढ़ो, सब बोलते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस, स्टिमुलस। सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस, स्टिमुलस। ये अमेरिका टाइप नहीं है कि उन अमेरिका वालों को पैसा दो तो और कल के दिन खर्च कर देंगे। वो कोरोना के टाइम में मैंने एक दृश्य देखा था टीवी के अंदर। लोग जो है मर्सिडीज बेंज में आ रहे हैं, और जो फूड पैकेज जो फ्री में मिल रहा था वो लेके जा रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए। पर मतलब मर्सिडीज बेंज चलाने के लिए था उनके पास पैसा। बन टन के आके चश्मा, काला चश्मा पहन के, वो फ्री राशन लेके जा रहे थे। किसी मैं देख याद है मेरे को अभी भी। वो दृश्य मेरे दिमाग से गए नहीं। चाइना वाला नहीं करेगा। चाइना वाला क्या करेगा? वो पैसा लेके बैंक में डाल देगा। तो इसका एंड रिजल्ट बहुत, इट्स ऑल फनी। लेट मी पुट इट फिस्कली, एक्चुअली, फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट टू गिव स्टिमुलस टू पीपल, अगर स्टिमुलस देना है, उनको उधार उठाना पड़ेगा बाजार से। ऐसा तो ऐसे ऊपर से आता नहीं है, या नोट छापो। तो डेट, दे विल टेक डेट फॉर विच दे हैव टू पे इंटरेस्ट। यही हम भी करते हैं। बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड वगैरह वही है। मार्केट से पैसा उठा रहे हैं सूद देके, और मेरे हाथ में दे दिया, मैं जाके वापस बैंक में डाल दूंगा। बैंक ने मेरे को सूद देना है अभी, क्यों? 1%, 2%, दो भी, पर जो भी है। तो इसका मतलब चाइना का क्या प्रॉब्लम होगा? कर्जा उठाने के लिए सूद देना पड़ेगा, और जो मैंने उन्हीं का पैसा जो मैंने बैंक में डाला, उसके लिए भी सूद देना पड़ेगा। तो स्टिमुलस क्यों करें? ये प्रॉब्लम है चाइना का, स्टिमुलस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कल परसों के दिन जब इनका स्टॉक मार्केट डूबा था, कुछ उन्होंने बैंक रिजर्व रेशो कम किया है, उससे थोड़ा रिबाउंड हुआ है। और कुछ दिन के बाद वापस आ जाएगा, क्योंकि चाइना के पास वो दे डोंट हैव द टूल्स टू रिपेयर देयर इकोनॉमी। ये देखिए, ये सिर्फ एक साल का कहानी है। 11.4% of middle class families reported their wealth had shrunk by more than 30%। 30% घट गया। 28.9% mentioning a decrease ranging from 20 to 10 to 30%। यानी कि 40% मिडिल क्लास में इनका पैसा वैसे भी कम हो गया। ये नीचे आ रहे हैं, और ये रिवर्स नहीं होगा। ओनली 28 पर 24 और 25% दैट सेड दैट दैट वेल्थ had increased। ये भी 21 के मुताबिक कम है, क्योंकि 21 में तकरीबन 30% ऊपर उनका पैसा ज्यादा है। बेटर इनकम इज नो लॉन्गर अ गिवन, कि आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगा, ये ख्वाब में मत सोचो।
चाइनीज नीड टू वर्क हार्डर टू मेंटेन अ मिडिल क्लास लाइफ। क्या करेगा, कितने नौकरी कर सकता है वो 24 घंटे के अंदर? तो इनका लास्ट में क्या है? कंजम्पशन डाउनग्रेडिंग इज द वे टू गो। इफ कंजम्पशन डाउनग्रेडिंग इज द वे टू गो, हाउ विल द चाइनीज इकोनॉमी प्रॉस्पर? आज का अब देखिए, ये एनालिसिस जो है ना, बहुत ग्राउंड लेवल एनालिसिस है, जो आप समझ सकते हो और महसूस कर सकते हो। Only 18% said they held stocks, the lowest level since 2017. Okay, and more than a third said they had no investment in property. छोड़ दिया इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना प्रॉपर्टी में। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो प्रॉपर्टी भी रिकवर नहीं होगा। कैश एंड फिक्स टर्म डिपॉजिट्स अकाउंटेड फॉर 56% ऑफ दैट पोर्टफोलियो। यही बात जो मैं पहले बता रहा था। 56% इनका बैंक डिपॉजिट में है। Millions of middle class Chinese are tightening their belts, not daring to spend. बेल्ट बांधो, पानी पियो, खुश रहो, प्रभु का गुण गाओ। यार, यही तो है। अगर हमें कुछ आज के दिन या कल के दिन या कभी भी हमारा ये हालत है, तो हम तो राम को जप तो लेंगे। ये नास्तिक लोग राम को भी नहीं जप सकते। उनके पास कोई भगवान नहीं है जिसको प्रार्थना भी कर सकते हैं। इनका हालत देखो। ओके, households are okay. Households are so focused on property owning in the dearth of viable alternatives. दूसरी बात यह है कि इन्होंने और ऑल्टरनेटिव दिया ही नहीं चाइना में। ऑल्टरनेटिव बताता हूं मैं। अगर मेरे को ना प्रॉपर्टी नहीं चाहिए इन्वेस्ट करना, मैं कहीं जाके 1 एकड़ जमीन ले लूं, उसमें 4 नारियल के पेड़ लगा दूंगा, तो चावल उगा लूंगा, एक कोने में बैंगन उगा लूंगा, खा लूंगा। चाइना में वो नहीं कर सकते। क्यों? जमीन पूरा देश का है, कोई ओन नहीं कर सकता। तो करेगा क्या चाइना वाला? ओके, ओके। थैंक्स टू द कैसिनो लाइक क्वालिटीज दैट गवर्न mainland स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स। तो बॉन्ड मार्केट्स तो मैंने बोला, स्टॉक बॉन्ड सब डूब रहे हैं, तो उसमें क्यों पैसा डाले कोई? ये लास्ट वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। The jet fuel behind that growth was a boom in LGFVs, local government financial vehicles. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कहानी चाइना का। एक बार बहुत पहले बार मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बात किया। आज मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा ये मिडिल क्लास के साथ लिंक्ड है। मान लो एक शहर में एक रोड बनाना है या ब्रिज बनाना है, तो ये क्या करते हैं? एक एलजीएफपी फ्लोट करते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल। इसका मतलब बॉन्ड। ब्रिज बनाना है जी, हम तो बॉन्ड बना रहे हैं, आपको चाहिए खरीद लो। तो मेरा जैसा कोई काम करने वाला जाके बॉन्ड ले लेता है। तो वो बोल गवर्नमेंट वाला बोलता है कि भाई, ये जब ब्रिज बनेगा, इसके ऊपर जो भी इसके इसके जरिए हमें मुनाफा होगा, उससे हम आपको सूद देंगे। और चाइना वाला खुश। पहले ये चलता था काफी देर। ये प्रॉपर्टी में भी काफी यही कहानी है। मैं एक सरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो इन्होंने जो किया है, अगर वो ब्रिज बना, उसमें से कोई रिटर्न ऑफ इनकम नहीं है, देयर इज नो प्रॉफिट बैक, फिर सूद कैसे देगा? तो लोकल गवर्नमेंट ने सूद तो दिया नहीं मेरे को, सूद के बदले एक और बॉन्ड दे दिया। चल यार, तेरे पास 10 बॉन्ड थे पहले, सूद दे नहीं सकता हूँ, 11 बॉन्ड ले लो।
तो मैं अपना पैसा जो है गवर्नमेंट के पास रखा हूँ कि मेरे को सूद मिलेगा। मेरे को 10 बॉन्ड का कागज मिला है। अब सूद नहीं मिल रहा है, एक और बॉन्ड मिल रहा है। मैं क्या करूंगा उस बॉन्ड का? मेरा पैसा तो गया। अगर कल के दिन 11 बॉन्ड के ऊपर जो सूद मिलना है, एक और बॉन्ड मिल गया, तो क्या करूंगा मैं? तो मैं तो बर्बाद हो गया ना। तो इस तरीके से चाइना का गवर्नमेंट ने अपने लोगों को गरीब कर दिया है। ये डबल वैमी है, दो तरफा अटैक है। एक तो नौकरी है ही नहीं, वेतन घट रहा है, जो प्रॉपर्टी है वो डाउन है, बॉन्ड डाउन है, स्टॉक डाउन है। जो बॉन्ड में मैंने पैसा लगाया वो मेरे को बॉन्ड मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। मैं तो गरीब होने जा रहा हूँ और इसका कोई विकल्प नहीं है। आज बहुत मैंने पढ़ लिया है, इसका कोई विकल्प नहीं है। Social media platforms flooded with posts on joblessness and hopelessness of job hunting. कोई नौकरी नहीं मिल रही। कंजम्पशन, हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Consumption is not about emptying the pockets of consumers. More importantly, it is about fostering a positive cycle among industrial development, increased employment, enhanced income and consumption. ये इनका एक विशेषज्ञ बोल रहा है, पर चाइना वाले कर नहीं पा रहे। अभी 4 महीने से यही सुन रहा हूँ। इनफैक्ट इस आर्टिकल में एक और बड़ी अच्छी बात है। वो एक ने बोला, व्हाई डज द गवर्नमेंट थिंक, गवर्नमेंट, ये चाइना वाला, द चाइनीज गवर्नमेंट इज सेइंग खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तो एक किसी ने लिखा है, व्हाई डज द गवर्नमेंट थिंक दैट आई कैन स्पेंड, व्हाई डज द गवर्नमेंट थिंक आई हैव मनी इन माय पॉकेट व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। एक और जो चाइना वाला कर रहे हैं, चाइना's largest state-owned banks lowered their deposit rates on Friday, पिछले हफ्ते के बाद, for third term time, partly in a bid to boost consumption. तो ये भी एक ट्रिक चला रहे हैं। क्या है? मेरे पास पैसा है, मैं बैंक में डालूं ताकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। पर चाइना में बैंक का इंटरेस्ट कट रहा है। अगर इंटरेस्ट घट रहा है तो होप यही है कि मैं, ठीक है यार, मेरे को इंटरेस्ट वहां भी नहीं मिलेगा तो मैं कुछ खर्च कर लूं। पर चाइना वाला तो इतना डरा हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन है कि वो भी नहीं करेगा। लीडर्स मस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रिज द वाइड स्प्रेड कॉन्फिडेंस गैप। आजकल कॉन्फिडेंस गैप के ऊपर ज्यादा कहानी है। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है चाइना का अपने आप के ऊपर, राइट? कोई खर्च करना नहीं चाहता चाइना के अंदर। तो ये है एक्चुअल मिडिल क्लास का कहानी। इनफैक्ट मिडिल क्लास तो एक नमूना है मैंने जो लिया, बट लोगों को खर्च करने का मूड नहीं है, ना क्षमता है, असलियत। पर हमारे देश में है, हम गरीब हैं उनके मुताबिक। लोग बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो यार, वो तो इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज्यादा है, उनके पास सब कुछ है, हमारा क्या तुलना हो सकता है? क्या ये सोच सकते हो कि ऐसे देश के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हौसला नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है? पर हमारा जो देश है, में आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता का होश है, उनके पास कुछ नहीं है। राइट? इससे पहले कि मैं सवाल लूं, मैं बताना चाहता हूं मेरा सोच। 21 साल पहले, 20-30 साल पहले, 20 साल, अराउंड 2000, गॉर्डन चैंग नामक एक प्रोफेसर है, वो यूएसए में, चाइनीज ओरिजिन का। उसने एक आर्टिकल लिखा था, कमिंग कोलैप्स ऑफ चाइना। वो चाइना कभी कोलैप्स नहीं हुआ।
राइट? लोग बोल रहे हैं यार चाइना का कोलैप्स के बारे में हर रोज हर वक्त सब बोलते रहते हैं। पिछले साल और उससे पिछले साल मैं भी बोलता था यार चाइना कोलैप्स नहीं होगा। इतना बड़ा देश कोलैप्स थोड़ी ना होता है। अरे यार 19 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी कोलैप्स कैसे होगा? पर आजकल मेरा दिमाग में और मेरा सोच में ये सवाल है कि क्या चाइना का कोलैप्स शुरू हो गया? और इसी चीज के बारे में बात करने के लिए 1 तारीख को 8 बजे वापस आइए, जब हम और जनरल राजीव नारायणन will examine the likelihood of collapse in China। क्योंकि हो सकता है हम गलत हो सकता है ठीक भी हो। उनका राय लेंगे अलग और मेरा राय मैं अलग दूंगा, ताकि दो दृष्टिकोण मिले आपको। राइट? इसके साथ मैं सवाल लूंगा आप सबका। आजकल सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम हो रहे हैं। अ, कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप पैसा देते हो, सुपर स्टिकर वगैरह वगैरह, या आप जीपे में आप पैसा देते हो, या मेंबरशिप के माध्यम से हमें पैसा मिलता है यूट्यूब से, ये सब एक नेक काम के लिए है। मुझे कोई अ, क्या पैसा नहीं चाहिए। गरीब बच्चों को दूंगा मैं पैसा, उनको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इसमें मदद कर सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं, फिर भी मैं दूंगा। ये तो यूट्यूब चैनल तो पिछले 1 साल से शुरू किया, मैं तो ये पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। मेरा ख्वाहिश यही था कि थोड़ा पैसा और मिले, 4 बच्चियों को और पढ़ाऊं मैं। तो कृपया आप मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। जो भी है, आप अगर 1 रुपए दोगे तो वो इट इज वन मोर देन जीरो। मैं आप सबको यही बोलूंगा, थैंक यू। राइट? उस बच्चों की खातिर। ओके। के अरुणाचल, मैंने आपका सवाल ले लिया है। ओके, पीएचडी गुरु, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Appears to be the revenge of Z on the personal transgressions of Mao towards his father and family. Your views. Akash, you have a point, but I'm going to do a different analysis. Ask me this question then again. एक इंटरेस्टिंग चीज है चाइना के अंदर। जिन जिन लोगों ने चाइना को बनाया है, उन्हीं लोगों ने चाइना को बर्बाद भी किया है। और मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको पिछले एक सेंचुरी का एग्जांपल्स के साथ आपके साथ बात करूंगा, और तब आकाश जी का सवाल लूंगा। सर, और car sale data during the past 3 to 4 years shows increase between 20 to 20 lakhs. Yeah, we are going up. We are becoming more affluent, right? And with the current geopolitical situation, it will be even more, right? High residential property sales is increasing. Yes, I agree with you. Not on middle income, as much as high residential property sales is increasing. Even the middle and lower income uh, is increasing. Okay, let me put it across to you. I have a servant. Her husband is a driver. He drives a tempo on contract. I know they're struggling because I support their children in their studies. अगर पहले मैंने एक बच्ची का शुरू किया, उसके बाद I got on to the second child. Now they want me to do the third child. If I get enough money, I'll give it to the third child. Now, uh, they struggle. But right now, that husband is in the village building a small house for us. So he's building something.
He's investing in property, whatever he can, small little house. So it is part of the progress. We hear more about the high-end things, but there's a lot of middle income property sector boom happening. Yeah, other middle kingdom is China. China calls itself the middle kingdom because the highest kingdom is of the god. China is the middle kingdom. The rest of the earth is the lower kingdom. It's not a kingdom, lower earth. So China wants to rule the earth, being in the middle kingdom. What about the rapid increase of population in India? Look, I don't want to talk about it because we'll talk about India and its problems separately. But we don't have the problems that China has. So take it at this. Yeah, an extended conflict can accelerate the downward spiral. Does it make any sense in creating conflict all around? It doesn't. But that's the way the Chinese Communist Party is made. They want to be the first in everything. That's why I explained to you the 18th Party Congress, the 19th Party Congress, the 20th Party Congress, China 2030, why China won't grow. It's the communist mentality which is screwing them. Okay, as usual, great analysis. Thank you. What does China need to do become positively disposed towards world development? They have to become less autocratic. They have to remove Xi. Some new system has to come in. It's not going to be easy. Because if Xi goes today, there's going to be a whole lot of instability, which again, I will talk as part of the collapse matrix of China on first. Ask this question again. In USA and developed country West, the people coming in Mercedes have a tendency of mofat kharch. It's okay that I agree with you. Thanks. It's a fact. So, सर इंडिया में लोग रास्ते में भीख मांगते हैं यंग जनरेशन को जॉब मिलता है नहीं मिलता नहीं हमारी माली हालत चाइना के खराब है हम चाइना को भिखारी बोल के अपने दिल को तसल्ली देनी आई डोंट एग्री विद यू आई मैंने यही बोला कि हम चाइना से गरीब है यू हैव टू अंडरस्टैंड इन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ इन चाइना देयर समथिंग unusual happening. It is supposed to go up, it is going down. We have all these problems, we are going up. We recognize our problems, they don't recognize their problems. That's the point. How much is your rough estimate as to what do you do with the GDP? You don't eat a GDP, no? See, Jennifer Zheng and she's a Chinese. So for them, GDP is important. For me, GDP is not important. GDP is not important. We have a lot of useless GDP of property and infrastructure and high-speed rails. So GDP has got no value actually. So you know many of us don't understand this. Didn't Chinese women invest in gold ornament? They do. They have the highest purchase of gold. But there's a limit to that also. There's a realization. Is there a realization in Chinese administration now that they're too dependent on West manufacturing demand and FDI to become middle kingdom and superpower? What is the future of Z? We'll talk of it on first with Rajiv Narayan. If both of us don't answer this, you ask the question again. They have no choice. That's why when they realize that they're too dependent on the demand of the West and the rest of the world, they started this dual circulation. It failed. Why? Chinese can't consume. हम भी अपने इंटरनल सिक्योरिटी आईएसआई के एजेंट्स मिले हैं इंडिया में इनसे कैसे विल टॉक ऑफ आईएसआई एंड ऑल लेटर वो घिसी पटी फौज है यार आईएसआई
Great monologue and message. Yeah, inspiring. There's a potential. I'm happy where I am. As I'm nearing 70, यही ठीक है. Off topic, what project in Mumbai are you excited for? I am for Metro Line 3. Mumbai needs decongestion. Okay, I have been in Mumbai. I was the GOC of MGNG area with my headquarters in Mumbai. I'm very intimately connected with Mumbai. We have to have alternate systems to decongest Mumbai. They're a bloody filthy town, but they manage things much better than Chennai. That much I'm saying. Chinese electrical vehicles exporting their excess units to Europe, and how do you think it's failure of? Look, you have to understand, Chinese electric vehicle, as per their own story, is an island of excellence. That's all. It will not offset their complete economy. Okay. You're talking about driver, he's built it with his own hands. I don't think you're right that a government took money from China to ignore what's happening in POK and Gilgit. Okay. Let me put it, our politicians across the board quote out to China till 2014 or even later. Don't forget that our Prime Minister sat next to Xi Jinping in a Jula, and he went as a Gujarat Prime Chief Minister many times to China to get investment into Gujarat when we were saying no BRI. So ये जो politicians है ना, उतना ही उनको, just because I don't talk politics, don't think I don't know what politics are, and I don't know who these leaders are and what they are. Every politician has a dark side. जैसे चांद यहाँ दिखने के लिए अच्छा लगता है, वहां अंदर अंधकार ही अंधकार है दूसरे साइड. वही कहानी है हर पॉलिटिशियन. Would the Chinese economic recession result into? Yeah, it will at some point. Chinese Maldives, Chinese spy ship docked in Maldives. Your views? Monday, we're talking about Maldives. We are getting the best of guys to talk about Maldives. इंतजार करो यार Maldives तक. And join. That the webinar is going to be very good. Okay, we have very good panel to talk about Maldives, and what do we do. Okay. Which mega city of Bharat would you rate number one overall? I would rate Hyderabad. Hyderabad is today the most balanced city, and close on its heels would come Pune. These two are the best. So others are imbalanced. There's some imbalance in the rest of the cities, including Bangalore, including Chennai, including Bombay. North में तो none of these cities come anywhere near the southern cities for many reasons. Okay, right. I think I've done with the questions. I hope you people have enjoyed this video. Peek into everyday China. Please pass it on to others. Recommend it for others to see. Ask your friends to join the channel. Right. Uh, and I'm going to have some interesting thing. Tomorrow I'm going to have an open hour. We'll have an update on many issues, and then you can talk to me about anything because there are so many things happening. I mean, we can clarify many things. Till tomorrow evening. Thank you. Good evening and Jai Hind.